नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के आगे पढ़ने वाले हैं विधायी शक्तियाँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ या व्यवस्थापिका शक्तियाँ। देखो, विधायी शक्ति में क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या कि राष्ट्रपति के पास कानून बनाने के लिए क्या क्या अधिकार हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका जो मैक्सिमम है, जो संसद है, वो कवर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। आगे हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि किसी के बारे में वर्णन आया, ठीक है, लोकसभा के बारे में आया या राज्यसभा के बारे में आया, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जाके जब उसका नंबर आएगा। लेकिन क्या करेंगे, जो मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राष्ट्रपति से संबंधित, वो हम लोग यहीं पे कवर कर लेंगे। तो हो गई ना, आपकी मैक्सिमम कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आइए इसमें डालते हैं। पहला राष्ट्रपति की विधायिका जो शक्तियां हैं वो देख लेते हैं। पहला देखो, कहते हैं पहला क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये 79 में कहा गया है। मतलब 79 में क्या कहा गया है, संसद का गठन के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि संसद का गठन। अच्छा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब जो संसद है वो बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो ये संसद, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि संसद जो होती है दो चीज़ों से बनती है, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है, तब जाके पूरी संसद कंप्लीट होती है। तो ये 79 में एक तरीके से कहे तो संसद का गठन के बारे में बात की गई है। तो संसद के गठन में राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। मतलब क्या, उसको अलग नहीं कर सकते। अब उसको अलग कर देंगे तो संसद रही नहीं जाएगी। तो संसद में का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जिसको अलग नहीं कर सकते, जिसको भिन्न नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, जो बहुत क्वेश्चन में आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं उनकी संख्या कितनी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे देख लेंगे कि जो 12 सदस्यों को मनोनीत राज्यसभा में कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत करना 80-1 में है। ये 80-1 में बताया गया है। अब देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बनता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। जिसमें अगर बात करते हैं किन किन लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 4 क्षेत्रों से वो व्यक्ति जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। 4 क्षेत्रों से वो जुड़े हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए मनोनीत यहाँ पे ऐसे लिख लो, 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ठीक है। साहित्य, विज्ञान और कला हो गया, समाज सेवा। 83 ये है, इसको भी आप नोट कर लो। 83 के अंतर्गत ये बताया गया है कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। 83। तो जो सदस्यों का मनोनीत किया जाएगा वो साहित्य और विज्ञान और कला में उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा हो, समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा हो, तो उनको जो है यहाँ पर राज्यसभा सांसद के रूप में या राज्यसभा सदस्य के रूप में उनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 80(1) के तहत। देखो, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है और 79 में संसद का गठन है, ठीक है। तो देखो, अब क्या है कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। जैसे कला मतलब क्या होगा कि आर्टिस्ट नहीं जो मतलब कला बना रहा है। कला मतलब वो नहीं कि जो आर्ट बना रहा है, वो नहीं। कला मतलब स्किल। अगर आपके अंदर बहुत बढ़िया स्किल है और आपने स्किल के दम पर मतलब बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, तो उसको भी शामिल करने का प्रावधान है, उसको भी मनोनीत करने का प्रावधान है। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है वो कला के क्षेत्र से आए थे, मतलब उनके एक अंदर कला है क्रिकेट खेलने की, तो उसके क्षेत्र से आए थे। और रही बात समाज सेवी भी होते हैं ये लोग, क्योंकि बड़े बड़े जो हैं डोनेशन दिया करते हैं एनजीओ वगैरह में,
तो अगर देखा जाए तो उसके जो समाज सेवा करने वाले होते हैं उनको भी यहाँ पर मनोनीत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि जो लोकसभा है, अब अच्छा एक चीज़ देखो, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245 होती है, मैक्सिमम 250 बताई गई है, लेकिन वर्तमान में 245 है। इसमें 233 से चुन के आते हैं और बाकी जो 12 हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, मैंने बताया कि राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ही क्लियर हो जाएंगी। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 245 है वर्तमान में, 12 सदस्य मनोनीत होकर आते हैं और 233 जो है वो चुनाव या निर्वाचित होकर आते हैं। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अच्छा, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन होते हैं और ये 331 अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल मैंने बताया था, सारे आर्टिकल आपको बताए जाएंगे। तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति का अधिकार इनके पास है और 331 अनुच्छेद के तहत। अब ये 2 जो सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय मतलब क्या हुआ कि जिनकी माता भारतीय हैं और पिताजी यूरोपीय हैं, तो उनके लिए है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जिनके पिता यूरोपीय हैं और माता जो भारतीय हैं, तो इतने भी लोग नहीं कि इनके लिए एक मतलब सीट जो है रिजर्व की जाए। तो क्या है, जब कोई एंग्लो इंडियन पहुंचता नहीं है तो वहां पर क्या होता है कि 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन ये बन जाता है कि राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आंसर है 14। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 12 में, लेकिन अगर कुल की बात आती है तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो यानी कुल की बात अगर आए तो 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो अब 545 सीटें होती है लोकसभा में। ठीक है, तो 545, तो 2 सदस्यों को हटा देंगे तो 543 पे चुनाव होता है और बाकी 2 सदस्य जो है मनोनीत कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 331 ये आपको पता है, और जितने भी आर्टिकल में बताऊंगा वो सारे आर्टिकल अगर आप याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर पाते तो कोई बात नहीं। चौथा पॉइंट देखो, राज्यसभा और लोकसभा के अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को एक अध्यक्ष बना सकते हैं या उपाध्यक्ष बना सकते हैं। राज्यसभा या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उन्हीं सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बना सकते हैं। ये आर्टिकल की बात करते हैं। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त होता है वो आर्टिकल होता है 94 की बात है ये। तो अब ऐसा नहीं कि राज्यसभा में अगर राज्यसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो तो लोकसभा से बना देंगे। जिस सदन में जिसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना है उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बन गई। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्या करते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र हो या हर वर्ष में प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद किसमें है? 87 में है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के बाद आप ऐसे लिखो। अच्छा, ये जो 87 में क्या है, 87 में क्या है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इतना लिख लो, राष्ट्रपति का
विशेष अभिभाषण, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है, तो ये 87 अनुच्छेद में है। किसमें है? 87 अनुच्छेद में है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है कि सत्र स्टार्ट हो रहा है, तो पहला जो सत्र होता है उसको संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, और प्रत्येक सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संयुक्त रूप से सदनों को, मतलब हाँ, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। तो ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हो गया आर्टिकल 87 में। 18 पॉइंट देखो क्या है कि राष्ट्रपति जो है कभी भी संसद के किसी भी एक सदन को या संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं या उन्हें संदेश भेज सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, और ये बात आती है आर्टिकल का। देखो इतना डिटेल में वनडे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ जब कभी अच्छा लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पर आर्टिकल के हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है। ये सारे क्वेश्चन आर्टिकल के हिसाब से बनते हैं, तभी मैंने आपको सारे आर्टिकल बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी एक सदन को या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। आर्टिकल 87 की बात है ये, आर्टिकल ये 86 की बात है। ठीक है, ये 86 मैंने इसलिए ऊपर नीचे किया क्योंकि इसे क्रम बना रहे आर्टिकल। ठीक है, तो ये 86 में है कि राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही लाइन से आता है, तो आर्टिकल 86 लगाना है आपको। और 7वां देखते हैं, 7वां पॉइंट क्या बनता है इसका। देखो राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के सत्र का आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं और विघटित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के सत्र का आहूत, सत्रावसान, विघटित। आर्टिकल 85 है ये, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। आहूत का मतलब क्या हो गया, श्री गणेश या आरंभ। ठीक है, सत्रावसान, विघटित। अब यहाँ पर देखो विघटित शब्द आया है, मतलब क्या हुआ कि लोकसभा को भंग करना। अब लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अधिकार नाम का है, सिफारिश किसकी होती है, मंत्रिपरिषद की होती है। अब लोकसभा भंग करने का मतलब ये नहीं होगा कि लोकसभा को मतलब क्या हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, अब लोकसभा खत्म ही हो गई, हट ही गया, ऐसा नहीं होता। लोकसभा मतलब क्या हो गया, लोकसभा भंग हो गई है, अब इसके बाद फिर से चुनाव होंगे लोकसभा के। और ऐसा आमतौर पे होता कब है, जैसे मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार अगर है और किसी के पास समर्थन है तो वो समर्थन अगर वापस ले रही है, मतलब दोनों लोग मिलकर सरकार बनाए हैं, अगर कोई एक पक्ष जो है समर्थन वापस ले रहा है तो दूसरा पक्ष जान रहा है कि सरकार गिर जाएगी, तो वो क्या करता है, मंत्रिपरिषद जो होती है पूरी सिफारिश कर देती है कि भैया इसको भंग कर दो। तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर देता है, फिर से चुनाव होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि संसद के सत्र का स्थगन या स्थगित कौन करता है, तो वो लोकसभा स्पीकर है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, स्थगित जो स्थगित है वो लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 8वां पॉइंट देखो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बनता है, छोटे एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं भाई। संयुक्त अधिवेशन 108, आर्टिकल 108, ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108, इसमें क्या होता है, जब कभी राज्यसभा और लोकसभा में कोई मतभेद हो जाते हैं किसी विधेयक को लेकर। ठीक है, अधिनियम ने किसी विधेयक को लेकर मतभेद होगा, तो क्या होता है कि ये जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, एक साथ सबको बिठाते हैं। ठीक है, वहां पर ये मतभेद दूर करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन
इसमें एक पॉइंट ये है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक और क्या बोलते हैं संविधान संशोधन, इसमें नहीं होता है। संविधान संशोधन की बात इसलिए नहीं होता है क्योंकि संविधान संशोधन जो होता है ये बहुत ही बड़ा है, मतलब एक तरीके से एक बड़ा कदम होता है कि यार संविधान संशोधन हो रहा है, और अगर राज्यसभा में अगर ये बिल पास नहीं हो रहा है तो अगर संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, तो भाई जाहिर सी बात है कि लोकसभा में सीटें ज़्यादा हैं, लोकसभा के सांसद ज़्यादा होंगे, और विपक्ष में अगर राज्यसभा में भी कुछ लोग बैठे हैं तो वहाँ पर संख्या कम है। तो जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो जाहिर सी बात है वो बिल पास करा लेंगे, वो बन जाएगा एक्ट, वो बन जाएगा अधिनियम। देखो जो विधेयक होता है वो चर्चा का विषय होता है, अधिनियम एक कानून बन जाता है, उसको बोलते हैं एक्ट। ठीक है, तो अभी विधेयक है, तो विधेयक को पास कराने के लिए अगर संविधान संशोधन करके अगर संविधान संशोधन अगर करना है और इसके लिए संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाए, अगर गलत कानून भी होगा तब भी पास हो जाएगा वो। तो संविधान संशोधन और जो धन विधेयक है इसको छोड़कर बाकी जो साधारण विधेयक जो हैं उनमें अगर कोई मत होता है, कोई मतभेद है, तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत। तो अनुच्छेद 108 ये आर्टिकल कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा कि 108 जो अनुच्छेद है वो संयुक्त अधिवेशन है, बुलाते हैं राष्ट्रपति। और ये संयुक्त अधिवेशन जो है वो 3 बार बुलाए जा चुके हैं। पहला नेहरू जी की सरकार थी, 1961 की बात है, दहेज निरोधक अधिनियम था, दहेज निरोधक। और दूसरी की बात है मोरारजी देसाई की सरकार थी, 1978 की बात है, ये बैंकिंग सेवा सुविधा, ठीक है, बैंकिंग सेवा सुविधा थी, उसके लिए विवाद हुआ था तो उसमें संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, बैंकिंग सेवा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है जो वाजपेयी जी की सरकार थी, 2002 की बात है ये, तो इसमें क्या था, इसमें पोटा एक्ट जो था उसके लिए, पोटा एक्ट के लिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं हम लोग फिर। तो संयुक्त जो बैठक है वो 3 बार अब तक बुलाई जा चुकी है। ठीक है, नेहरू जी की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में और वाजपेयी जी की सरकार में। तो 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और किसमें नहीं हो सकता है, एक तो आपका धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। रफ करूँ मैं इसको, अब देखते हैं आर्टिकल 111 यानी विधेयकों पर अनुमति। तो ये आर्टिकल 111 है, विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, विधेयकों पर अनुमति। देखो ऐसा है, राष्ट्रपति के पास 3 चीजें हैं। जैसे कोई विधेयक आया, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया और वो विधेयक भेजा गया किस पर, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति इस पर 3 चीजें कर सकते हैं। या तो वो साइन कर दें उस विधेयक पर तो वो चीज लागू हो जाएगी। दूसरा ये है कि वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर पुनर्विचार के लिए भेजा गया और सदनों में क्या होगा कि वो फिर से उसमें कुछ नहीं करेक्शन हुआ, वो फिर से वापस ऐसे भेज दिया गया, बोला गया भैया साइन करो, तो साइन करना पड़ेगा उनको। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि भैया वो बिल्कुल वो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस बिल को रोक ले, उस विधेयक को रोक ले। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो विधेयक पढ़ने जा रहे हैं। तो विधेयक अगर पढ़ेंगे तो इसमें देखिए दुनिया में पूरे विधेयक 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं ये देखो। पहले नंबर 1 तो ये कहता है कि एब्सोल्यूट वीटो, इसको बोलते हैं अत्यंतिक निषेधाधिकार, अत्यंतिक निषेधाधिकार। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, इसका हिंदी क्या है, विशेषज्ञ निषेधाधिकार,
विशेषाधिकार, निषेधाधिकार, और तीसरा सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। देखो भाई, जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे भाई, ठीक है। चलिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए क्या है कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, राष्ट्रपति इस पे बिल्कुल विधेयक पर साइन ही ना करे, बिल पर साइन ही ना करे। अभी आप कहेंगे कि सर अभी आप बोल रहे थे कि राष्ट्रपति 3 काम कर सकता है, एक तो साइन करेगा, या पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि साइन करेगा ही नहीं, तो भैया साइन नहीं करेगा मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि अभी अभी जो है बिल जो है राष्ट्रपति के पास गया है दोनों सदनों से पास होकर, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार गिर गई, या लोकसभा के जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया, तब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव हो गए, तो भैया राष्ट्रपति साइन ही नहीं करेगा, राष्ट्रपति उस बिल पर साइन ही नहीं करेगा। अगर उसका मन है तो साइन ही नहीं करेगा। जब तक अगली सरकार नहीं आ जाएगी वो कुछ कहेगी नहीं, तब तक वो कुछ करेगा ही नहीं, तो वो पास ही नहीं होगा, मतलब वो रखा रहेगा। तो इसको बोलते हैं अत्यांतिक निषेधाधिकार, मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट मना कर दिया गया, बिल्कुल कुछ करेगा ही नहीं राष्ट्रपति, वो चुपचाप बैठा है, बस वो इंतजार कर रहा है कि आप क्या कहने वाले हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात हो गई क्वालिफाइड वीटो, यानी विशेषाधिकार निषेधाधिकार। इसका क्या मतलब हुआ ये भी समझो। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बिल जो है विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति ने क्या किया कि उसको फिर से वापस भेजा सदनों में, क्वालिफाइड वीटो का इस्तेमाल करके भेजा, और क्या हुआ कि सदनों में क्या हुआ कि फिर से उस बिल पर 2/3 बहुमत होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, वरना राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा। वापस भेजा कि भैया देख लो इसको फिर से जरा, और उसके बाद क्या हुआ कि 2/3 बहुमत दोनों सदनों से मिलना चाहिए, उसके बाद फिर वापस भेजेगा, फिर आएगा राष्ट्रपति के पास, तभी साइन करेगा। अगर 2/3 बहुमत नहीं मिला है तब राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी अधिकार, इसमें ही होता है पुनर्विचार के लिए भेजना, कि पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है, भाई जरा देख लीजिए, इसमें कुछ संशोधन कर दीजिए, कुछ हमें सही नहीं लग रहा है, बाकी इनके पास और कुछ अधिकार नहीं है। अगर वापस आता है तब इनको साइन करने पड़ेंगे, समझ रहे कि नहीं, तब इनको साइन करने पड़ेंगे। अगर वापस आ जाता है तब साइन करने पड़ेंगे। तो ऐसा देखिए, ऐसा जो ये अधिकार है ये कब इस्तेमाल किया गया है, ये 2006 में इस्तेमाल किया गया था। 2006 में जब अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम जो है राष्ट्रपति थे, तब 2006 में इन्होंने सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया था। और वो जो विधेयक था वो था कुछ पद जो है लाभ के पद पर बनाने की कोशिश की जा रही थी तभी। हालांकि ये बाद में पास हो गया, जाहिर सी बात पास तो होगा ही, लेकिन कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। अक्सर यही होता है, अक्सर होता क्या पहली बार हुआ तो मतलब होता क्या है कि वो लोग चेंज कर ही देते हैं कुछ ना कुछ इसमें, ठीक है, तो करना पड़ता है भाई। राष्ट्रपति है, इस बातें फैल जाती तो अच्छा, मतलब एक अच्छा जो क्या बोलते हैं कि संदेश नहीं जाता है जनता के बीच में, तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ चेंजेस कर दिए गए थे और 2006 में क्या हुआ था कि ये पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अब आते हैं पॉकेट वीटो। ये बहुत ही अच्छी मतलब एक शक्ति दी गई राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति को अगर समझ में नहीं आए तो भैया वो ना तो हाँ करेगा ना करेगा, कुछ और इसकी कोई अवधि भी नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, कब तक रखा रहा है। मतलब जेब में डाला और भूल गए, जेबी पॉकेट, ये क्या बोलते हैं इसको, जेबी वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो, जेब में डाला भूल गए। अब इसकी अवधि नहीं है, कितनी अवधि तक। इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था, पहली बार क्या अभी तक इस्तेमाल ही किया गया, पहली बार वो क्या किया गया था, ज्ञानी जेल सिंह ने किया है, ज्ञानी जेल सिंह ने, ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञानी जेल सिंह। एक डाक अधिनियम आया था, डाक विधेयक, डाक विधेयक बोलो, डाक विधेयक आया था, ठीक है, कि कब आया था ये 1986 में आया था उसके लिए। तो ज्ञानी जेल सिंह ने इसका इस्तेमाल किया था कि भाई अपने पास रख लिया था। इसमें क्या था कि डाक विधेयक में क्या था
कि ये जो डाक सेवा विधेयक है, और भी इसका नाम हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि हाँ इसको जो है डाक विधेयक बोल सकते हैं। डाक से संबंधित था ये कानून। तो इसमें क्या हुआ था कि जो डाकिये हैं वो हमारे जो पत्र हैं वो पढ़ सकते थे, ये बताया गया था। तो राष्ट्रपति जी ने ये सोचा कि यार इसमें तो निजता का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार में जो निजता का अधिकार है उसका तो हनन हो रहा है, इसलिए क्या किया इन्होंने अपने पास रख लिया, भूल गए, ना उस पर हाँ करी ना करी। ठीक है, तो ये विधेयक आया था 1986 में, जिसपे ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एक क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा बनेगा, वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा वीटो पावर हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो ये कौन सा है? विशेषाधिकार, निषेधाधिकार यानी क्वालिफाइड वीटो, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है ये, बाकी 3 हैं। ठीक है, बाकी 3 हैं, ये दूसरा वाला जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें जो धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक, उस पे राष्ट्रपति का पास पावर नहीं है वीटो पावर की, कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक हो उसके लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करे, वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये 123 के हिसाब से है, आर्टिकल 123 मैंने लिखा था ना उस पर, आर्टिकल 123। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मतलब क्या है कि जैसे ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अध्यादेश मतलब क्या होता है कि अस्थायी कानून, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा है कि जब कभी भी सत्र नहीं चल रहे होते हैं, सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून की बात आ गई तो भैया कौन बनाएगा? तो ये राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 123 में। एक बात यहाँ पर और समझिएगा कि अध्यादेश से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो ये कि अध्यादेश जब जारी हो जाता है तो उसकी अवधि कितनी होती है। तो एक बात देखो, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो 6 सप्ताह, 6 सप्ताह, और एक 6 महीना प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ये दोनों चीजें आपको याद समझनी है अच्छे से। वो ये है कि जो जारी करने का जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 123 में है। अब अध्यादेश जारी तब किया जाता है जब कभी सत्र नहीं चल रहा होता है और कानून बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो एक अस्थायी कानून के तौर पे अध्यादेश जारी कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। अब वो क्या है कि जैसे कि सत्र जो है जरूरी होना होते हैं, एक साल में कम से कम 2 सत्र होने जरूरी होते हैं, होते 3 हैं लेकिन 2 जरूरी होते हैं। यानी 2 सत्रों के बीच अगर कभी भी क्वेश्चन है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय, कितने माह हो सकते हैं, मिनिमम अधिकतम कुछ भी, तो 6 अधिकतम, हाँ अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 6 माह होना चाहिए, अधिकतम माह 6 होना चाहिए। तो जैसे सत्र नहीं चल रहा है, अब सत्र जैसे कि स्टार्ट हुआ, समझिएगा कैसे बात है। तो जैसे कि अध्यादेश जारी हो गया है, अध्यादेश जारी हुआ है और 6 महीने के अंदर या 6 महीने तक आपको एक सत्र करना होगा। तो सत्र जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो 6 सप्ताह की बात है तो वो 6 सप्ताह तक वैलिडिटी रहेगी अध्यादेश की। जैसे सत्र आज स्टार्ट हुआ, आज सत्र स्टार्ट हुआ, तो आज सत्र स्टार्ट हुआ आज सत्र स्टार्ट हुआ तो आज सत्र के स्टार्ट होने के बाद 6 हफ्ते तक ये अध्यादेश हो सकता है, इसके बाद ये अपने आप रद्द हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गई सत्र वाली बात। अब अधिकतम की बात अगर करते हैं तो अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह से अधिक नहीं रह सकता, क्योंकि 6 महीने में तो संसद का सत्र हो ही जाएगा। अब संसद का सत्र होगा तो उसके बाद 6 सप्ताह उसमें और ऐड कर दो, क्योंकि सत्र होने के 6 हफ्ता तक ये, जैसे कि मान लीजिए आज अध्यादेश जारी हुआ, आज अध्यादेश जारी हुआ और कल सत्र स्टार्ट हो गया। तो जब कल सत्र स्टार्ट होगा तो कल से 6 हफ्ते तक ये कानून रहेगा, उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अब सत्र स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर अब सत्र जो है संसद कानून बनाएगी, समझ गए कि नहीं। तो 6 सप्ताह रहेगा अधिकतम सत्र के स्टार्ट होने पर, और सत्र नहीं चल रहा है तो 6 महीने
6 महीने के बाद सत्र होगा जरूर, ये होना जरूरी है, और उसके सत्र स्टार्ट होने के बाद 6 सप्ताह और जोड़ लो, तो अधिकतम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 माह 6 सप्ताह अध्यादेश की लिमिट हो सकती है, उसकी अवधि हो सकती है, इससे ज़्यादा अवधि नहीं हो सकती। तो आपको याद रहेगा हमेशा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है 123 के अनुसार। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है और भी चीज़ पूछनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर बात समझाने वाली होगी तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस कर दूँगा। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ राष्ट्रपति।